नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग इकोनॉमिक्स की क्लास लेके आया हूँ। और पिछली क्लासेस में हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था कि भाई इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, डेली लाइफ से हमारा क्या इसका रिलेशन है इकोनॉमिक्स का और इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया था। कुछ डेफिनेशन आज देखेंगे और ये देखेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स की परिभाषा सबने अलग अलग दी है अपने हिसाब से। कोई कहता है कंज्यूमर की डिमांड्स पर इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ, कोई कहता है कि रिसोर्स जो है हमारे पास, संसाधन जो है उसकी स्कैरसिटी हो जाती है, दुर्लभता हो जाती है, तब इसका जन्म हुआ। अपने अपने तरीके से, जैसे हर कोई अपने तरीके से चीज़ें समझाता है, ऐसे इकोनॉमिक्स ने इसको दर्शाया, समझाया है। तो सबकी डेफिनेशन है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है यहाँ से? हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि पेपर में कभी कभार डेफिनेशन, कभी कभार बुक के नाम पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने अपनी डेफिनेशन भी दी है खुद की। इवन डेफिनेशन ही नहीं दी, बल्कि ये भी बताया कि इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है इकोनॉमिक्स को, परिभाषा के तौर पर, ठीक है ना। हमने कह दिया इकोनॉमिक्स में सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी आती है, ठीक है, इमोशन का इसमें कोई काम नहीं है। किसी ने कह दिया कि कंज्यूमर की वांट्स जो है, जो उपभोक्ता की जितनी उसकी जरूरत है, आवश्यकता है, उसके हिसाब से जो भी रिसोर्स का एलोकेशन हुआ है, ठीक है ना, उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है। तो कहने की बातें अलग हैं, तरीके अलग हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स टर्म को जो डिफाइन किया ना पिछली क्लास में, तो हमने वहां तक पहुंचे थे, वो ठीक है। एक दो साइंटिस्ट के नाम, इकोनॉमिक्स के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले, और मैंने कल ये भी बताया था कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इकोनॉमी वो मैकेनिज्म है जिसमें एक देश की जनता अपना पैसा किस क्षेत्र से कमा रही है, उनकी लिवलीहुड कहाँ से आ रही है, वो इकोनॉमी है। इसको डिराइव किया है एजे ब्राउन ने। एजे ब्राउन, एजे ब्राउन इकोनॉमिक्स थे, सोशलिस्ट भी थे। उन्होंने इसको डिराइव किया कि इकोनॉमी जो है ये पीपल पीपल ऑफ कंट्री, नहीं बोला, ऑफ एन पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर एरिया अर्न देयर अर्न देयर लिवलीहुड। उन्होंने बोला कि भाई एक क्षेत्र के लोग अपनी जीविका कहाँ से कमाते हैं, देखो कहने का तरीका अलग है, ठीक है ना। अर्न देयर लिवलीहुड, तो ये यहाँ से क्या हुआ, इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। ये एजे ब्राउन ने क्या कहा था? एक निश्चित क्षेत्र के लोग अपनी अपनी जीविका अपनी जीविका किस प्रकार कमाते हैं, या किस क्षेत्र से कमाते हैं, किस क्षेत्र से कमाते हैं। क्षेत्र कौन कौन से थे? तीन बता दिए थे, ठीक है ना। उनमें से किसी एक क्षेत्र में से। तो एजे ब्राउन ने ऐसा बोला। एजे ब्राउन ने, एक इकोनॉमिक्स थे हिक्स, क्या नाम था उनका? हिक्स। उन्होंने इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके बोल दिया, ये कंज्यूमर की वांट्स पर निर्भर है। कंज्यूमर्स वांट्स, वांट्स, कंजम्पशन, कंजम्पशन। इन्होंने ऐसे रिलेट कर दिया पूरी मार्केट को, कंज्यूमर से ही जोड़ दिया हिक्स ने। एक इकोनॉमिक्स से हिक्स, इन्होंने कहा बाकी सब छोड़ो बातें, कंज्यूमर नहीं होगा तो मार्केट नहीं होगी, मार्केट नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स डील नहीं हो पाएगी। इन्होंने कहा कंज्यूमर की वांट्स, ठीक है ना, उपभोक्ता की उपभोक्ता की जरूरत, और इसको लिख दिया उपभोग। उपभोग करेगा तो चीजें बनेंगी, ठीक है ना। उपभोग करेगा तो चीजें बनेंगी, और चीजें बनेंगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, फिर सारी चीजें हैं, डिमांड आएगी, देन सप्लाई आएगी, देन उसका रिलेशन निकलेगा, वो सब चीजें। तो ये दोनों है। ऐसी पेपर में रैंडमली पूछ लिया जाता है। हमने कल बात की थी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या थे, कौन थे, मतलब उसके बारे में चर्चा कर लिया था। एक दो जो इकोनॉमिक्स आ जाए, ये सोशलिस्ट भी थे, ये एजे ब्राउन, ठीक है, तो इनके बारे में अलग से लिख लो साथ में ही, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। एजे ब्राउन, पीपल ऑफ एंड पार्टिकुलर एरिया अर्न देयर लिवलीहुड, ये हो गया। इसको पॉज करके लिख लेना। आगे लिखते हैं एक दो साइंटिस्ट इकोनॉमिक्स के नाम, ठीक है, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश। ये हो गया, ठीक है। कल हमने बात की थी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर हम पढ़ने जाए इकोनॉमी में, तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। इकोनॉमी तो बहुत बड़ा पोर्शन है, मैंने बताया था फॉर्मूला, इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना।
और कंज्यूमर की सारी वांट्स जो हैं वो सब मिलके इकोनॉमी बनाती हैं, वो सब मिलके इकोनॉमी बनाती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने किया। हमने कहा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जनक, पिता या जनक, अर्थशास्त्र के जनक। क्या नाम बोला था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट की किताब है, बहुत इनकी इंपॉर्टेंट किताब है जो कई बार पूछी जाती है, द वेल्थ ऑफ, द वेल्थ ऑफ कंट्री। सन मेरे को थोड़ा सा याद नहीं, शायद 1770 के आसपास या 80 के आसपास की बात है। ठीक है, सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमें ये है कि भाई बुक किसने लिखी है। तो वेल्थ ऑफ कंट्री या वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन किताब। ठीक है ना, अलग अलग संस्करण में छपी। इन्होंने लिखा था कि एक नेशन की, ठीक है ना, एक कंट्री की वेल्थ कहाँ से जनरेट होती है, एक कंट्री की वेल्थ, संपत्ति कहाँ से जनरेट होती है एक कंट्री की। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक। ठीक है, अगर इन्होंने स्टडी किया है इकोनॉमिक्स को बहुत बड़े लेवल पर, तो इन्होंने फिर वही वाले टर्म माइक्रो, माइक्रो में गए हैं। ठीक है ना, माइक्रो जिसको व्यष्टि बोलते हैं, और समष्टि मैक्रो। ठीक है, अलग अलग परिभाषाएं दी इन्होंने माइक्रो मैक्रो। ठीक है, अब इसको हटाते हुए हम लोग ये देखेंगे, ये तो हमने कल करा है। ठीक है, इसको हटाते हुए देखेंगे ये वेल्थ जनरेट हो कहाँ से रही है। हमने कहा था ना 3 सेक्टर के मेल जोल से जो भी पैसा जनरेट होता है एक देश में, तीनों सेक्टर से मिलाकर जो भी पैसा, पैसा की बात कर रहे हैं, पैसे की, एक तो हो गया सामान, एक पैसा, उसको अलग अलग देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग इसको कोटेशन लिख लेते हैं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक तो पैसा मनी, एक मनी की बात कर रहे हैं, और एक गुड्स सामान, गुड्स की बात कर रहे हैं। तो या तो कंट्री के पास जितना भी रिसोर्स है, जितना भी संसाधन है कंट्री के पास, उससे हमने गुड्स बना लिया, सामान, या उस गुड्स की वैल्यूएशन कर दी पैसे के रूप में। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये या ये। या तो जितना पैसा जनरेट हुआ उससे सामान बना लो, या सामान को पैसे में वैल्यूएट कर लो कि कितना सामान है हमारे पास। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि भाई इस तरह से ये हो गया। और ये बुक जो है वेल्थ ऑफ कंट्री, इसमें इन्होंने डिफाइन किया है इस तरह से। इन्होंने कहा एक देश जो पूरी तरह से सरकार उस पर हावी रहेगी, सरकार कहेगी कि भाई ऐसे ऐसे पॉलिसियां चलेंगी। एक देश जिसमें सरकार तो है, सरकार तो है, लेकिन प्राइवेट जो है फर्म्स, उनका दबदबा ज्यादा रहेगा। वो ये कहेंगे कि भाई हालांकि उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट फर्म्स इज टू ऑब्टेन मोर एंड मोर प्रॉफिट, इट इज रियली क्लियर। बट क्या होता है कि उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत क्या करती है, रूल रेगुलेशन लगाती है। और एक इकोनॉमी ऐसी हो गई जो इन दोनों का मिक्सचर है। तो इकोनॉमी को, इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमी को हमने क्या कहा, 3 क्षेत्र में बांटा। 3 क्षेत्र क्या बोलेंगे, 3 इसके काइंड्स कर दिए, प्रकार इकोनॉमी के। ठीक है, फिर वेल्थ कैसे होगी वो देखेंगे। 3 में कैसे डिवाइड किया इसको, 3 में कैसे डिवाइड किया है ये नोट कर लेना, पॉज करके लिख लेना। ठीक है ना, 3 में कैसे डिवाइड किया इकोनॉमी को, काम के अनुसार, कौन सा काम कौन कर रहा है। इकोनॉमी को 3 में हमने डिवाइड किया। ठीक है ना, अर्थशास्त्र को, अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को 3 में डिवाइड किया। कौन कौन से में, कैपिटलिस्टिक, ठीक है, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। सबने पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं इसके बारे में। कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड। कैपिटलिस्टिक क्या होता है, पूंजीवादी, इसमें पूंजी को सर्वोत्तम रखा। ठीक है, समाजवादी, और ये क्या हो गया, मिश्रित। इकोनॉमी को 3 में डिवाइड किया, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड। अब ये क्योंकि इकोनॉमी को डिवाइड किया गया 3 काइंड में, तो कहीं से कहीं ना कहीं विचार आया होगा किसी के दिमाग में, कोई कैपिटलिस्टिक क्या होगा, देश को कैसे चला जाए, एक
कुछ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है वो चला लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या सरकार चला ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या दोनों मिलकर चलाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? किस में अच्छा रहेगा? ओवरऑल सबसे बढ़िया इसको मिक्स में माना गया है। लेकिन मिक्स के कुछ दुष्परिणाम भी हैं कि बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, करप्शन इनमें भी होता है, मिक्स में चांस ज़्यादा रहते हैं। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली तो आम जनता तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, उस स्कीम का पहले बंटवारा हो गया, जहां तक पहुंचनी चाहिए थी वहां तक नहीं पहुंची। मिक्स कैपिटलिस्टिक का सबसे पहला जो किसने थॉट दिया था ना, जिसने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले डिराइव किया था, एडम स्मिथ। क्या थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा कि किसी देश की को अगर तरक्की चाहिए तो वहां पर प्राइवेट फर्म्स जो होंगी ना, प्राइवेट फर्म्स, निजी निजी कंपनियां जो हैं वो काम करेंगी तो ज्यादा तरक्की होगी देश की। ये किसने कहा था? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। तो कैपिटलिस्ट का आइडिया किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने ऐसा कहा। एडम स्मिथ ने कहा कि किसी देश को अगर तरक्की करनी है ना तो वहां पर जितनी प्राइवेट फर्म है अगर वो देश को चलाएं तो जल्दी तरक्की होगी। इसका मतलब ये मत समझना ना, कई लोग समझते हैं कि खाली प्राइवेट है, नहीं, सरकारी भी है। ऐसा तो पॉसिबल किसी में भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल किसी में भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही सरकारी हो, बिल्कुल ही सरकार चलाए उस देश को, या बिल्कुल ही निजी संपत्तियां चलाएं। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन कम। मिक्स में साफ साफ नजर आता है वो, मिक्स में। ठीक है, तो बोला जाता है कि भी फादर ऑफ द टर्म कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कॉइंड बाय एडम स्मिथ। ये एक और क्वेश्चन बन गया कि कैपिटलिस्ट का सबसे पहला आइडिया किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। बात में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कैपिटलिस्ट का सबसे पहला आइडिया किसने दिया था? एडम स्मिथ ने सबसे पहला आइडिया दिया था। ठीक, अब एडम स्मिथ के विचार चलते रहे, 10 साल, 15, 20 साल, 25 साल हुए। उसके बाद क्या हुआ, एक और दार्शनिक आए, इकोनॉमिक्स आए, उन्होंने कहा नहीं, इससे क्या होगा, जो नीचे तबके के लोग होंगे, जो लेबर क्लास लोग होंगे, उनका भला नहीं होगा, और किसी कंपनी को चलाने के लिए ना हमें नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा। अब ये आइडिया सबको अलग लगा, उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं, नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा, सबसे छोटे दर्जे की जो भी पोस्ट है ना उसको संतुष्ट करते हुए ऊपर तक पहुंचेंगे। जबकि होता क्या, अभी तक उल्टा होता है। मैनेजर जो होगा उसकी तनख्वाह ज्यादा होगी, काम कम होगा, मतलब माइंड लेबर ज्यादा होगा, फिजिकल कम होगा। ठीक है, सैलरी उसकी ज्यादा। इसका मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि उसको सैलरी कम कर दो, लेबर्स की सैलरी ज्यादा करो। उन्होंने कहा अगर लेबर्स की बात नहीं मानी गई ना तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता, सबसे पहले तो कंपनी तरक्की नहीं कर सकती। और ऐसी कितनी ही कंपनियां होंगी इस देश में, तो धीरे धीरे करके कोई भी कंपनी मुनाफा नहीं कमा पाएगी, देश को टैक्स नहीं दे पाएगी, सरकार को टैक्स नहीं दे पाएगी, तो रेगुलेशन पूरा खराब हुआ। ठीक है ना, फ्लो ऑफ जो फंड है वो गलत हो गया। इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि जो नीचे तबके के लोग हैं सबसे पहले उनकी तरक्की की जाए, लेबर क्लास की। इनसे ही सबसे पहले लेबर यूनियन बना है। लेबर यूनियन का जो आइडिया है ना, जैसे अभी भी ऐसा ही होता है कि ऑटो वालों से आप कहो कुछ मतलब कहीं पे भी कोई हरकत हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, तो ये लोग क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं। तो कैसे हड़ताल करते होंगे? दिल्ली भी बड़ी है, हालांकि छोटी है उस हिसाब से और राज्यों को देखते हुए, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल में तो ठीक है, ठीक ठाक है। तो कैसे पता लगा कि उसने हड़ताल की? तो हम भी, इनकी एक यूनियन है, वो पूरा सर्कुलेट कर देते हैं कि भाई क्या होगा, अब हड़तालें होंगी। ये शुरुआत इन्होंने ही कराई थी, हड़ताल की नहीं, यूनिटी की। इन्होंने कहा लेबर की खुद की यूनिटी होनी चाहिए। इनका नाम था कार्ल मार्क्स। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स। इन्होंने ये आइडिया दिया। एडम स्मिथ का जो आइडिया था वो क्या हुआ, कार्ल मार्क्स ने थोड़ा सा चेंज किया। कार्ल मार्क्स ने कहा नहीं, कैपिटलिस्टिक नहीं, अगर सोशलिस्टिक होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? देश में दो तरह की सरकारें हैं, ठीक है ना, एक तो क्या होती है, पूंजीवादी को भी सपोर्ट करेगी और सरकारी को भी करेगी। सरकारी मतलब क्या होगा, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे। तो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ के विचार को चेंज करना है। उनके विचार को खत्म नहीं किया गया, उन्होंने कहा चेंज करना है, और समय दर समय चेंज होता ही रहता है। पूंजीवादी से कहाँ पे पहुंचे, समाजवादी पर। कार्ल मार्क्स का आइडिया दिया है। तो इसके फादर किसे बोला जाएगा, जो जिन्होंने पॉइंट किया ये वर्ड सबसे पहले, सोशलिस्ट, ये जाता है कार्ल मार्क्स को। किसको जाता है? कार्ल मार्क्स को। थोड़ा सा सोच चेंज, थोड़ा सा तरीका चेंज, और काम करने का तरीका चेंज। ठीक है ना, कैपिटलिस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो अमेरिका है। ठीक है ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी,
ETC वैसे तो बहुत हैं, ये मैंने लिख दिए। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ठीक है, एडम स्मिथ की आइडियोलॉजी पर ये देश काम करते थे और अभी भी कर रहे हैं, कैपिटलिस्टिक पर। बस में आ रही है, ठीक। तो ये इस पर विचार कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा नहीं, छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक जाओ, और इससे क्या होगा, तरक्की जल्दी होगी, धीमे नहीं होगी, जल्दी होगी। इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो यूएसएसआर है, यूएसएसआर। वैसे भी ये वो समय है जब जो अमेरिका करता था उसका उल्टा रशिया करता था। ये रशिया है, यूएसएसआर। रशिया के टुकड़े होने से पहले उसको यूएसएसआर बोलते थे, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, ठीक है ना। 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, बाद में टुकड़े कर दिए गए, टुकड़े हो गए मतलब अंदरूनी कलह के कारण, इस वजह से। लेकिन होता क्या था कि आपस में थोड़ा सा क्लैश होती थी चीजें, अमेरिका जो करेगा उससे 4 कदम आगे करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, एडम स्मिथ का जो आइडिया है वो हमें पसंद नहीं है, ठीक है ना। हालांकि धीरे धीरे शिफ्ट हो रही थी। और एक देश है हमारा प्यारा सा, उसका नाम है इंडिया, ठीक है। इंडिया हमेशा आइडियोलॉजी के पीछे भागा ही नहीं, कभी इंडिया कभी आइडियोलॉजी के पीछे नहीं भागा। उनने एडम स्मिथ के विचार देखे, ठीक है, उनने कभी बुराई नहीं की इंडिया ने। इन्होंने कहा ठीक है, अमेरिका कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, वगैरह वगैरह कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा विचार है, कभी किसी की बुराई नहीं की। कार्ल मार्क्स आए, उनकी बुराई नहीं की, हाँ अच्छी बात है, सोशलिस्ट होना चाहिए, नीचे तबके से लेके ऊपर तक का विकास होना चाहिए। हम क्या करें, हमारा क्या होना चाहिए, इंडिया ने। तो इंडिया ने कहा ना तो हम एडम स्मिथ की पूरे पूरे विचार को अपनाएंगे, ना हम कार्ल मार्क्स के अपनाएंगे, हम लोग दोनों का मिक्सचर अपनाएंगे। यानी कि कैपिटलिस्ट भी होगा, सोशलिस्ट भी होगा, तो क्या होगा, उनका जोड़ होगा, तभी क्या हो गया, मिक्स। अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक है ना, तो इनका जोड़ किस में आ गया, इसमें, ए प्लस बी में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया है, बाकी सबने इंडिया के आसपास के देशों ने इसको कॉपी किया है, ठीक है। उनकी अर्थव्यवस्था कैसी हो पता ही है, श्रीलंका हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये नेपाल, भूटान, ये सब, चाइना वगैरह ये सब हो गए, ठीक है। ये हो गया। हालांकि चाइना ने अपना थर्ड सेक्टर बहुत अच्छा कर लिया है, क्योंकि उसका सेकंड सेक्टर तो 15 साल से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण उद्योग, इस वजह से। तो ये तो पूरा डेरिवेशन हुआ इनका, ठीक है। इसको देखो समझ में आया कि नहीं आया, डेरिवेशन देखो इसका, पॉज करके लिख लो, ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एज पर योर विश, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपको, अच्छा, ये तो हो गया इकोनॉमिक का। हम लोगों ने एक और बात की थी माइक्रो मैक्रो की, ठीक है ना, इसको भी देखेंगे, लिखा हुआ है, माइक्रो और मैक्रो की बात की थी, माइक्रो मैक्रो, ठीक है ना, छोटी और बड़ी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। रैगनर फ्रिज, ठीक है, रैगनर फ्रिज, इन्होंने कॉइंड किया था माइक्रो मैक्रो वर्ड, ठीक है, एकदम से याद है, पूछा भी गया था एग्जाम में। तो ये क्या नाम ऐसे ही आ जाता है इसमें, इकोनॉमिक्स में, एसएससी लेवल पर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डीप तो नहीं है, लेकिन ये है कि भाई कई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई हम कई बार उसको स्किप कर जाते हैं कि नहीं ये शायद ना आए, लेकिन वो आ जाता है, यहीं पर होता है। तो क्या हुआ, पूरा सिनेरियो क्या बना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ ही थे, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को बोलते हैं। बहुत पहले अरस्तु ने भी इस पर काम किया था, अरस्तु, बहुत पहले की बात है। अब ये वाले पॉइंट दोनों अलग लिखे हुए, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। पहली क्लास में, इससे जो पहले भी थी उसमें बताया था अंतर। इकोनॉमी को 3 में बांट दिया गया, ये सिर्फ आइडियोलॉजी है, सोच है, और कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी को 3 तरह से सोचा उन्होंने, देश का पैसा कैसे बनेगा, प्राइवेट कंपनियों पे ज्यादा जो, इसका मतलब ये मत समझना कि इसमें सरकारी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कई बच्चे गलत समझते हैं कि पूंजीवादी तो प्राइवेट ही प्राइवेट होगा, ऐसा कोई देश एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ प्राइवेट होगा। हाँ, ये होता है कि भाई प्राइवेट की जो वो है ना परसेंटेज, वो ज्यादा है, रेशो ज्यादा है। तो जहाँ पे प्राइवेट फर्म ज्यादा एक्टिव रहेंगी वो कैपिटलिस्टिक है, जहां पर गवर्नमेंट रहेंगी वो क्या है, सोशलिस्ट। अब यहाँ पर भी आ जाओ, इसका मतलब गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट होगी ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, प्राइवेट भी चलेगी, ठीक है। और फिर आ गई मिक्स्ड। लेकिन एक चीज बता दूं, एक समय था, एक समय था 70 से 80 का, जब भारत थोड़ा थोड़ा रूस की तरफ झुका था, थोड़ा थोड़ा 70 से 80 की बात बता रहा हूँ, रूस की तरफ झुका था। तो उसने सोचा कि क्यों ना सोशलिस्ट की जाए, चीजों को सरकारी चीजों में, मतलब सरकार के हाथों में जिम्मेदारी सौंप दी जाए, जो भी कंपनी होगी, जैसे भी जो भी मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है ना। अभी भी जैसे रक्षा क्षेत्र में, हालांकि रक्षा क्षेत्र में भी अब प्राइवेटों को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन क्या ये सही है सोच के देखा जाए तो,
अगर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मामले की बात होगी तो प्राइवेट फर्म क्या होंगी, वहाँ पर भी अपना प्रॉफिट देखेंगे। और जबकि हमें क्या है, नेशन वेलफेयर की बात करनी है, राष्ट्रीय कल्याण की बात करनी है, देश के कल्याण की बात करनी है। तो थोड़ा 70 से 80 में झुकी तो थी भारत सोशलिस्ट की तरफ, लेकिन उसको लगा नहीं, हमारा ही तरीका सही है जो हम मिक्स लेके चल रहे हैं, यानी ए और बी का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, ए और बी का, तो यही सबसे बढ़िया है। और इसको सी बोल दिया, तो क्या हो गया, ए प्लस बी सी। ये इंडिया, इंडिया के सारे पड़ोसी देश, चाइना वगैरह ये सब है। तो ये हो गया, इसको आप पॉज करके लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, एज पर विश हम हट गए। बात में आ रही है। चलो यहीं पे क्वेश्चन क्या बन जाता था। अच्छा एक चीज और, माइक्रो मैक्रो किसने पॉइंट किया था, ऊपर लिख लिया, ठीक है ना, रैगनर फ्रिंच, रैगनर फ्रिंच ने पॉइंट किया था, लिख लो। बात में आ रही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माइक्रो मैक्रो किसने करा था, रैगनर फ्रिंच, ठीक है। माइक्रो मैक्रो, ये पॉइंट, पॉइंट मतलब होता है ये नाम देना, पॉइंट करना। तो मैक्रो माइक्रो व्यष्टि और समष्टि का किसने नाम दिया था, रैगनर फ्रिंच ने नाम दिया था। अब पैसा और सामान की बात कर रहे थे, पहले तो इसको नोट कर लेना। यहीं से एक क्वेश्चन और अगर बन जाए कि फादर ऑफ कैपिटलिस्ट टर्म्स कॉइन्ड बाय, या कैपिटलिस्ट वर्ड कॉइन्ड बाय, या हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कुछ भी, तो सबका आंसर क्या होगा, एडम स्मिथ, कैपिटलिस्ट की बात, क्योंकि आइडिया वो लेके आए। और फादर ऑफ सोशलिस्ट या वर्ड कॉइन्ड बाय विच पर्सन ऑफ सोशलिस्ट, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो ये थे ना लेबर क्लास के जो लोग थे। अब देखो एकदम से बोले ना लेबर क्लास तो कई लोगों को बड़ा लगता है लेबर क्लास बोल रहा है, इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा इज्जत इनकी है। सामान बना के ये लोग तैयार कर रहे हैं, मैनेजर तो बस वहां पर रजिस्टर्स भर रहा है, अब कंप्यूटर में काम हो गया तो कंप्यूटर में एंट्रीज कर रहा है, ये देख रहा है प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट जनरेट कौन कर रहा है, सामान बनेगा तब तो बिकेगा, तब तो प्रॉफिट आएगा, तो सामान बना कौन रहा है, लेबर्स वगैरह तैयार कौन कर रहा है, लेबर्स। सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना चाहिए, लेबर्स का, ये कह रहे हैं। कार्ल मार्क्स का था। इंडिया ने दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेने का सबसे बढ़िया, एक बहुत बढ़िया सुंदर सा एक सिनेरियो बनेगा, उसको मिक्स ले लेते हैं। तो इकोनॉमी के तीनों टाइप दे दिए, समझ आ गया, कैपिटलिस्टिक ये, ठीक है ना, इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, एज पर योर विश। हट गए। अब देखो देश की जो भी इनकम है कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, एक टर्म होता है, इसको हटा रहे हैं, नोट कर लेना, इसमें से कुछ भी आ सकता है। देश की जो वेल्थ है ना, वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट भी थे, फादर ऑफ सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स। रिपीट करते रहो अपने हिसाब से, ठीक है। मिक्स के कौन थे, मिक्स के कोई नहीं है, मिक्स आइडियोलॉजी अपनाई गई थी बाद में, दोनों का मिक्सचर करके, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ तक बात समझ आई है, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि नेशन की जो वेल्थ है ना, पूरे देश की, जो भी देश का पैसा है, कहाँ से आ रहा है देश का पैसा, देश का पैसा कहाँ से आ रहा है। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो हमने कहा इंडिया, इंडिया के बारे में बात की, ठीक है। इंडिया के लोग हैं, ये इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है, नक्शा नहीं बना है, जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है ना, पूरा इंडिया इसमें है। और ये आउट ऑफ इंडिया, जिसको अब्रॉड बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो ना, आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है ना, आउट ऑफ इंडिया है, वो तो समझ गए। आउट ऑफ इंडिया मतलब भारत के बाहर का क्षेत्र है, भारत के अंदर का क्षेत्र है, ठीक है। अब इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी वस्तुएं, हमने इन दोनों की बात की थी ना, जितनी भी वस्तुएं बनी, जितनी भी वस्तुएं बनी, क्या इसका कोई टाइम पीरियड है, क्या इसका कोई टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड भी है। जितनी वस्तुएं बनी हैं एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष, इंग्लिश में भी कराएंगे, एक लेखा वर्ष। बस में आ गया। याद रखना इंडिया के अंदर की बात हो रही है, आउट ऑफ इंडिया ये हो गया, इससे बाहर, ये इंडिया की बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर की बात हो रही है, इंडिया के बाउंड्री के अंदर अंदर की बात हो रही है। वस्तुएं जितनी बनी इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर एक लेखा वर्ष में, ठीक है ना, उसके कुल जोड़ को, उसके कुल जोड़ को जीडीपी बोल देते हैं। जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद। इसमें पैसे का कोई लेन देन है,
पैसे का लेन देन इसलिए नहीं है कि पैसे से ही तो गुड्स बना दिया। कहने का मतलब है रॉ मटेरियल आया होगा, उसको मैन्युफैक्चर किया होगा, फिनिश गुड्स, गुड्स मतलब फिनिश ही होता है, ठीक है। ये बना गया। हमने एक चीज बोली थी जो सबसे पहली क्लास ली थी कल, उसमें हमने बोला था कि कई बार क्या होता है डबलिंग हो जाती है। डबलिंग मतलब होता है दोहरापन, एक ही वस्तु की कीमत को दो बार काउंट कर लिया जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। वस्तुएं बनी एक लेखा वर्ष में, उसके कुल जोड़ को जीडीपी कहते हैं। अब क्या होगा, इसको लिख देते हैं, ये ऐसे ही है। चलो मैं यहां से लिखता हूं इसको, एक लेखा वर्ष में, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ देख लो, एक लेखा वर्ष, अभी लेखा वर्ष बता रहे हैं, एक लेखा वर्ष में किसी देश के, किसी देश की घरेलू सीमा, घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर बनी सभी वस्तुओं, अब देखो एक वर्ड और है, एवं सेवाओं, वस्तु एवं सेवाओं का जोड़, का जोड़ सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नहीं समझ में आया। एक लेखा वर्ष में किसी वस्तु, देखो टर्म देखते रहना क्या क्या इंपॉर्टेंस आया, इंपॉर्टेंट आया है। एक लेखा वर्ष देखेंगे मैं किसी देश की घरेलू सीमा, घरेलू सीमा मतलब उसके अंदर की सीमा, सीमा उस पर बना हुआ है, क्योंकि बाहर होगा तो वो अब्रॉड चला जाएगा, विदेश वाला हो जाएगा मामला, उसको भी करेंगे डील वो बाद में। तो घरेलू सीमा के अंदर बनी सभी वस्तुओं में सेवाओं भी आ गया, सेवाएं का जोड़ सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी होता है, ठीक है ना। एक बार इंग्लिश में लिख देते हैं, फिर देखेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज in a financial year, in a financial year within the geographical boundary, geographical boundary of a country, of a country called जीडीपी। ये जीडीपी हो गई। अब एक चीज और है, देखो इसमें एक चीज क्या, बल्कि दो है, एक तो लेखा वर्ष हो गया, लेखा वर्ष को हम बोल देंगे फाइनेंशियल ईयर, ये क्या होगा, और सेवाएं, सेवा वर्ड आ गया सर्विसेज। गुड्स तो सामान हो गया जिसका उपभोग करेंगे या तो हम लोग, या उसका यूज करेंगे, वो मतलब खा सकते हैं, जैसे पल्सेस दालें वगैरह उसको खाएंगे ही ना, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह उसको खाएंगे नहीं, कंप्यूटर को क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो सेवा ही तो है। क्या हमारे आसपास कोई ऐसी सेवा जो हम इस्तेमाल कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी सेवा ही तो है, ठीक है ना। कोई उपभोग करने वाली, उसका उपभोग कैसे कर रहे हैं हम लोग, लाइटें जला के करके, वो भी सेवा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी सेवा है। और पानी जो है, एमसीडी वाले जो खराब पानी देते हैं वो, ठीक है ना, उसके बदले जो बिल अच्छा सा लेते हैं वो, तो ये भी सेवा है, ठीक है ना। अच्छी तरह से सेवा नहीं है, मेवा ज्यादा देते हैं हम लोग, वो बात अलग है। तो ये सब सेवाएं है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, सेवाएं। तो ना सिर्फ गुड्स बल्कि सारी की सारी सेवाएं भी एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो होगी, उसको जो काउंट करेंगे तो क्या कहलाएगा, जीडीपी। अब फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। मतलब ये क्लोजिंग है इसलिए यहाँ पे लिखा, ये ओपनिंग है। 1 तारीख से ओपनिंग होगी अप्रैल की, और 31 मार्च लगाओ तो पूरा 1 साल हो जाता है। इसको फाइनेंशियल, वित्तीय वर्ष, लेखा वर्ष, कुछ भी बोल लो, वित्तीय वर्ष भी होता है। वित्तीय, वित्तीय वर्ष अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आप बैंक में जाओ ना, मार्च की लास्ट डेट के आसपास, 25 के बाद, तो कहते हैं हमारी क्लोजिंग चल रही है, थोड़ा सा वो है, काम का लोड है, ठीक है ना, इस वजह से। तो वो लेखा वर्ष का अंत हो रहा होता है, क्या होता है, लेखा वर्ष का अंत, और ये शुरुआत है। तो याद रखना, ये टर्म याद रखना, गुड्स एंड सर्विसेज भी है, गुड्स एंड सर्विसेज भी है, ठीक है। यानी सामान और सेवाएं दोनों है, सामान और सेवाएं,
सेवाएं, ठीक है ना, ये हो गया। बात समझ गई, वस्तु एवं सेवाएं, वस्तुएं एवं सेवाएं। लेकिन लेकिन बाउंडेशन क्या है, बाउंडेशन है ज्योग्राफिकल, जो भी एरिया है भारत का उसके अंदर की बात हो रही है। क्या बाहर वाली चीजें शामिल होंगी, बाहर वाली भी होंगी, लेकिन वो फिर दूसरा फॉर्मूला है, वो उसको दूसरे तरीके से देखेंगे फिर। तो ये तो ऐसा हो गया कि मान लो एक देश में जितने भी वैल्यूएशन हुई मनी की, या तो उससे गुड्स बना लो या गुड्स की वैल्यूएशन करके मनी बना लो, ऐसा ही होता है, ठीक है। या तो भारत के पास जितना भी पैसा उससे वो गुड्स बना रखा है, उसने जितना भी एक रेशो में, थोड़ा पैसा फ्यूचर के लिए भी रखेगा, या क्या बना लो, मनी तो है ही, उससे पैसा बाद, वो पैसे से बाद में गुड्स बन जाएगा। तो ये है, तो इसमें सारी वस्तुएं सेवाएं शामिल होती हैं, लेकिन एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उसको बोलते हैं जीडीपी, और जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में उसको बोल देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक, देखो डोमेस्टिक नाम से ही पता लग रहा है, प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग कह रहे थे कि देश की घरेलू सीमा के अंदर की बात हो रही है, तो क्या बाहर की सीमा जब हम लोग पार करेंगे तो वहां के जो गुड्स होंगे अगर उसको शामिल करें तो कोई गड़बड़ है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ये तो डोमेस्टिक की बात हो रही है ना, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। अब हम घर से बाहर चले गए, इधर अब्रॉड चले गए, आउट ऑफ इंडिया, तो क्या हो गया, फॉरेन हो गया ना, ठीक है ना। अब देश से देश का संबंध हो रहा है, जैसे इंडिया का संबंध हो गया चाइना से, चाइना से व्यापार चल रहा है, चाइना से व्यापार चल रहा है, हमने चीजें चाइना को दी, जो उनको जरूरत थी, जो हमें थी वो हमने चीजें ले ली जरूरत वाली, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स जिसको बोलते हैं चाइना से, ठीक है। इसकी वैल्यूएशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब डोमेस्टिक से निकल के हम लोग कहाँ पे आ गए, देश के मामले में बात हो रही है, और देश को क्या बोलते हैं, नेशन, ठीक है ना, राष्ट्र, तो जीएनपी हो जाएगा ना, जीएनपी, नहीं समझ में आया, जीएनपी हो गया। बस देखो सीमा लांग गए तो इतना सा चेंज, सीमा के अंदर थे तो डोमेस्टिक, बस ये है। इंग्लिश ने हमें बता दिया, इकोनॉमिक्स सिखा दी, यहाँ पे छोटी सी टर्म है जीएनपी और जीडीपी, ठीक है ना। देखो जी और पी तो दोनों वही है, जी और पी तो दोनों वही है, लेकिन डी क्या बन गया, एन, बात में आ रही है, डी क्या बन गया, एन, यानी इसके अंदर अंदर रहेंगे तो क्या होगा, जीडीपी, जीडीपी होगा, और जैसी सीमा पार कर दी, बाहर पहुंच गए, तो ये हो गया जीएनपी, बात समझ गई। अब कहोगे जीडीपी क्यों है, जीडीपी क्यों है, डोमेस्टिक क्यों यूज हुआ, क्योंकि देश के अंदर अब राज्य अलग अलग कर रहे हैं ना, केरल से कुछ होता है, पंजाब से कुछ है, पंजाब हरियाणा में गेहूं बहुत अच्छे से हो रहा है, चावल अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है ना, खेती बाड़ी बहुत अच्छी है, इवन केरल की भी ठीक है, केरल की भी अच्छी है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट केरल में ज्यादा हो रहा है, पुणे वगैरह ये सब ज्यादा हो रहा है, तो टोटल वैल्यूएशन निकाल के वेरिएशन आती है एक देश में, वेरिएशन, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। वेरिएशन मतलब होता है उस राज्य से ये चीजें ज्यादा बन रही है, इस राज्य से ये बन रही है, उससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो उसका वैल्यूएशन निकाल के जो होता है ना, तो रह गया तो देश के अंदर ही अंदर ना सारा प्रोडक्शन, इसलिए आ गया डोमेस्टिक। लेकिन इन्हीं प्रोडक्शन में कुछ ऐसा था जो हमारे पास फालतू चीजें हैं, फालतू मतलब नहीं बेकार है, मतलब हमारे यूज के बाद बची हुई चीजें हैं, तो हम किसी को बेच सकते हैं, तो हमने सबसे पहले पड़ोस में देखते हैं अपने जाके, इसको बेच दें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, नॉर्मल चीजों से बना हुआ है, सब्जेक्ट तो बाद में बनेगा, थॉट जनरेट होती रहेगी, तो हमने कहा नहीं अपने पड़ोसी चाइना उसको भेज देते हैं। पता है क्यों, एक चीज ये भी है, जैसे व्यापारी सोचता है, चाइना वाले ज्यादा इसका वो देंगे आउटकम, फाइनेंशियल आउटकम, पैसा ज्यादा देंगे, ठीक है। अभी कोई वैसा हाइपोथेटिकल चीज नहीं है कि नहीं हाँ बांग्लादेश बेकार है, बांग्लादेश चलो कम देगा, तो क्या हुआ एक बार चाइना पे ट्राई करते हैं, चाइना को देते हैं वाला, ट्राई क्या करते हैं, चाइना को देते हैं, चाइना की इसको जरूरत पड़ी तो उसने बाउंडेशन बना ली, फाइनेंशियल बाउंडेशन, कि नहीं अब 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में हम ये चीज तो आपसे लेंगे ही, ठीक है ना, उसके बदले ऐसे हमारा व्यापार चलता रहेगा, बात समझ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए क्या हुआ, जैसे ही सीमा पार करी तो डी क्या बन गया, एन, यहां तक समझ आ रही है। अब इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसका एक फॉर्मूला उसको वहां मिटा के मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए। इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, जब हम डी पे किस पे जाएंगे, एन पे जाएंगे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखते हैं इधर, जीडीपी से क्या बनाया, जीडीपी से हमने बना लिया जीएनपी, जीएनपी। अब ये कैसे बना, जीएनपी यानी विदेशों से जो व्यापार किया उससे जो इनकम आ रही है ना, उसको जोड़ दिया तो वो पूरे देश की इनकम हो गई। नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया शायद। विदेश मतलब हो गया हमारे लिए चाइना, विदेशी है, ठीक है ना, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर है,
इवन टच भी होगा तो भी, पड़ोसी देश जो बोलते हैं, ठीक है। तो वो विदेश है, हमने कहा हमने इनको सामान दिया, इन्होंने हमें उसके बदले फाइनेंशियल दिया या कुछ सामान ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, सामान के बदले सामान भी हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन तो बाद में मनी में हम निकाल लेंगे। तो उसने हमें दिया, पैसा दिया। तो जब किसी देश ने दूसरे देश को पैसा दे दिया है, बाहर से पैसा आ रहा है, तो वो मिलके किसकी वेल्थ हो गई, किसकी संपत्ति हो गई, नेशन की, किसकी संपत्ति। तो प्लस में और क्या जोड़ देंगे, प्लस में और क्या जोड़ देंगे, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या जोड़ देंगे, इनकम। तो अब बन गया पूरा कंप्लीट फॉर्मूला, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बात समझ आइए, बराबर हो गया जीएनपी। अब शायद समझ में आ गया होगा, अब तो पक्का आ गया होगा, क्या ये फॉर्मूला ठीक है, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड बराबर जीएनपी। अब हम जी से एन पे भी जाएंगे, देखो अभी तो हम क्या बदल रहे थे, जी और पी दोनों सेम है, बस डी से कहाँ पे आए, एन पे। यानी डी में, डोमेस्टिक में अगर बाहर से किसी देश की इनकम ऐड हो जाए तो वो नेशनल इनकम बन जाती है, तो क्या बन जाती है, नेशनल इनकम। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो इसको, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब यहाँ पर भी तो वही वाली बात है, देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने बहुत सारी वस्तुएं सेवाओं का निर्माण किया, तो वो तो देश के ही रहेंगे, अभी देश के ही हैं, डोमेस्टिक है। लेकिन अगर इसमें बचे हुए यूज होने के बाद, इसमें बचे हुए यूज होने के बाद कोई दूसरा देश इसको इस्तेमाल करे तो, और उसके बदले में पैसे दे तो वो हमारी इनकम है। तो हमारी इनकम नहीं है, वो डोमेस्टिक की नहीं है, वो नेशन की बन गई। किसकी बन गई, नेशन की, ठीक है। हिंदी में और लिखेंगे इसको, पहले इसको नोट करना, पहले इसको नोट करना, पॉज करके आराम से देखना इसको, इसको लिखना टाइम दिया, 10 सेकंड का टाइम दिया जान उसके, ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दिया है। देखो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि देखो जीडीपी से जीएनपी पे पहुंचे, किस प्रकार से पहुंचे वो आपके सामने ही है, हमें बस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के आर और पार देखना है। अगर इसके अंदर आए तो डी पे ही रहेगा, डोमेस्टिक रहेगा, घरेलू रहेगा, और बाहर गए उससे जो पैसा आया वो नेशन का पैसा हो गया। फिर नेशन किसी भी राज्य को बांटे उसकी वो है, ठीक है ना। जैसे एक बार तमिलनाडु में बाढ़ आ गई थी, ठीक है, पानी बहुत बरसा था, बाढ़ जैसे हालात हो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया था, क्यों, क्योंकि वो नेशन का पैसा है ना, वो अपने डोमेस्टिक किसको भी दे उससे मतलब नहीं। ये हो गया, इसको हटा रहे हैं, बस में गई, ये हो गया, इसको हटाते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो देखो इधर थोड़ा सा बताता हूँ मैं, अच्छा लेखा वर्ष, वित्तीय वर्ष, ठीक है ना, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इधर देखते हैं, अभी फिर मिटा दूंगा मैं, यानी हिंदी में लिख देते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसमें, जिसको हम जीडीपी बोल रहे हैं, जीडीपी, इसमें हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से आए, ठीक है ना, विदेशों, विदेश नहीं लिखा, विदेशों होगा, ठीक है ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है, विदेशों से आए अगर ऐड कर दें तो क्या बन जाता है फॉर्मूला, जी है ना, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना, बस सकल राष्ट्रीय, ये जीएनपी है। ये तो हमने जी वाले देखे, डी से एन हो रहा है, अगर जी को एन बना दे, नेट बना दे तो क्या होगा, जी को एन, ठीक है ना। इसको देखो पहले एक बार 5 सेकंड और देखो, पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा अच्छा लगे, फिर इसको हटा दे। ये हो गया, चलो इसको हटाते हैं। अब समझ में आया हम डी से एन पे कैसे पहुंचे, है ना। अगर हम डोमेस्टिक से नेशन पे पहुंच गए हैं तो हमें नेट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। नेट मतलब क्या होता है, शुद्ध, शुद्धतम रूप। शुद्ध चीज कैसे होती है, जितनी भी अशुद्धियां उसमें से हटा दो। अब अशुद्धियां क्या होगा, इसके मामले में साइंस नहीं पढ़ रहे, इसके मामले में क्या होगा वो देखते हैं, इसको हटा देते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा, ये तो फॉर्मूला हमने बना लिया। अब हम डी से एन पे पहुंचे थे, अब जी से एन पे पहुंचेंगे, जी से एन पे, समझ में आ रहा है, किस पे पहुंचेंगे, जी से एन पे। हमने बोला था, इधर देखते हैं, जीडीपी, इससे हम पहुंचे थे जीएनपी पर। कब, ये लिख लेना, जब क्या होता है,
इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऐड हो जाती है, ये ऐड हो जाती है, ठीक है ना। अब डी से एन तो बना लिया, अब जीडीपी से एनएनपी बनाएंगे, जीडीपी से एनएनपी। तो जीडीपी से एनएनपी डायरेक्ट नहीं बनेगा, क्यों? पहला स्टेप क्या था, जीडीपी। अब ये क्या बता रहे हैं भाई, ये पूरे देश में जितने भी वस्तुएं सेवा बन रहे हैं उसको मांग पूर्ति भी चलेंगे, उसको भी चलेंगे, जिस हिसाब से पेपर में जैसा आता है, एसएससी में वनडे एग्जाम में जो भी आता है उस हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है। मांग और पूर्ति का जितना पोर्शन आएगा उसको बता देंगे, ठीक है, नो टेंशन। जिस हिसाब से पोर्शन पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? हम कह रहे हैं 3 टर्म है हमारे पास, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, है ना। जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। जीडीपी से डायरेक्ट एनएनपी पे नहीं पहुंच सकते, डायरेक्ट पहले इसको जीएनपी बनाएंगे, देन इसको क्या करेंगे, एनएनपी। यानी अगर हम कह दें जीडीपी में हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, जीएनपी, ठीक है, आपने कहा ठीक है, जीएनपी। और यदि जीएनपी में हमारे पास सामान है, हमारे पास मशीनरी है, क्या मशीनरी की वैल्यू हमेशा एक जैसी रहती है? कोई भी मशीनरी उठा लो, मैं आपको बता दूं, मशीनरी आप ले आए ना, लाते ही वो सेकंड हैंड हो गई, याद रखना आप। सेकंड हैंड मतलब पता क्या हुआ? सेकंड हैंड का मतलब होता है, फर्स्ट हैंड मतलब जिसके हाथ में थी जो बना रहा था, बिल्कुल नई उसने करके दी। सेकंड हैंड का मतलब ये होता है दूसरे हाथों में पहुंच गई, ठीक है ना। दूसरों के हाथों में पहुंचते ही उसकी वैल्यू घट गई अपने आप। या आपने कह दिया कि नहीं मैंने बहुत कम चलाई है, वो कहेगा नहीं चलाई तो, नहीं भी चलाई है तो भी वैल्यू उसकी घट गई अपने आप। तो उस वैल्यू को, जो घटी हुई वैल्यू है ना, उसको इकोनॉमिक्स में एक टर्म दिया जाता है डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं मूल्यह्रास, ठीक है ना। मूल्यह्रास मतलब मूल्य घट गया, तो क्या बोलेंगे, हमें नेट वैल्यू निकालनी है। कोई मशीनरी हम खरीद के लाए 1 लाख रुपए की, ठीक है ना, इवन आपने 5 दिन चलाई ना, 5 दिन, जब उसको बेचने गए 5 दिन चलाने पर 95 हो गई, वो 5,000 घाटा, 5,000 कितना हुआ, 5,000 क्या हो गया, नुकसान। नुकसान नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, ठीक है ना, मूल्यह्रास यानी डिमोशन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू में जो भी डिमोशन होगा उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन अब तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या बोलेंगे, अब हम ये थोड़ी बोलेंगे 1 लाख के लेके आए थे, हम कह देंगे इसकी वैल्यू कितनी है, 95 ही है। जब 5,000 कोई इसके दे ही नहीं रहा, मतलब 1 लाख वैल्यू दे ही नहीं रहा, तो 95 हो गई ना। यानी मशीनरी की नेट वैल्यू क्या है, शुद्ध 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 कीमत कितनी है नेट, 95,000। ये कब निकली, जब एक्चुअल मशीनरी में 5,000 माइनस किया गया। यानी कि अब देखो, अब समझ में आया, यानी कि जी से एन पर पहुंचेंगे ना, एनएनपी पर, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला बना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कह रहा हूं आपसे, नहीं समझ में आया? जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया तो जीएनपी बन गया, और जीएनपी में डेप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या बन गया, एनएनपी। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? क्या बना, एनएनपी। नहीं समझ आया? ये बहुत, ये रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा, ये जो पोर्शन है ना, पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी की बात नहीं कर रहे, किसी और सब, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे बहुत शाणे हो गए और एग्जाम में भी बहुत शाणे हो गए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बना देते हैं कि चलो ये वाला अब करके दिखाओ यार, पास मेरी ये वाला करके दिखाओ। तो हम क्या कह रहे हैं, जीडीपी से जीएनपी बना, है ना, जीडीपी से हम एनएनपी पे आ गए, डायरेक्ट नहीं आ सकते। और इसमें हमने डेप्रिसिएशन की भी वैल्यू रखी, किसकी रखी, डेप्रिसिएशन की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेप्रिसिएशन की वैल्यू रखी। अब इसको हटाते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, ये हटा रहे हैं हम लोग। चलो इसको तो हमने हटा दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको हिंदी में भी तो लिख दें, हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना। कैसे लिखें इसको हिंदी में, हाँ ऐसे लिखते हैं, जीडीपी, ये क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया हमने विदेशों से आए, विदेशों से आए, और ये जुड़ के क्या बना,
ये जुड़ के क्या बना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ये उसी का वैल्यूएशन लिखा है यहाँ वाला, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम अब्रॉड का ही लिखा गया है, ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन इसी को हिंदी में लिखा है हमने उधर। तो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद पर विदेशों से आए, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम अब्रॉड आईएफए, ये क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, जीएनपी है, एनएनपी नहीं है। तो जी से नेट पे बनाएंगे तो क्या होगा, फिर एक फॉर्मूला लिख देंगे, याद हो जाएगा। जी से एन पे बनाएंगे तो क्या होगा, तो देखो सुनो, हमने फिर किया जीएनपी, जीएनपी क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, माइनस कर दिया तो क्या निकला, एनएनपी, एनएनपी यानी शुद्ध, शुद्ध आ गया, देखो सकल से क्या बना दिया, शुद्ध, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और इसी से ना नेशनल इनकम निकलेगी, इसी फॉर्मूले से, बात हमारी। तो मेन फॉर्मूले ये हैं, एक तो ये डायरेक्ट इस पे नहीं पहुंचेंगे ऐसे, ठीक है ना, कन्वर्ट करके आएंगे, डी से एन बनाएंगे, फिर जी से एन बनाएंगे। अब ये वाला फॉर्मूला है एक, और फिर ये वाला फॉर्मूला डेप्रिसिएशन, दो ही लिंक याद रखना है हिंदी वालों के लिए, वाला उसी को यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। डी से एन बनाने के लिए विदेशों से आई जोड़ दो, बात में आ गया। डी से एन, देखो जीपी सेम है, जीपी सेम है, डोमेस्टिक से क्या बनाना है, नेशन। तो राष्ट्र की संपत्ति तभी बनेगी जब और विदेशों से जो भी आई होगी वो भी जोड़ देंगे, पड़ोसी देशों से जो भी है, किसी भी देश से, जरूरी नहीं चाइना वाइना, पड़ोसी देशों। अच्छा, जी से एन पे बनाएंगे, नेट बनाएंगे, ग्रॉस से, सकल से शुद्ध पर आएंगे तो हमेशा मूल्यह्रास क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बात हमारी है। ये तो एक पोर्शन हो गया किसका, राष्ट्रीय आय निकालने का। दूसरे पोर्शन में क्या है उसको देखेंगे, इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना एज पर योर विश, 5 सेकंड के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब शॉर्ट में इसका वो लिख दें याद करने के लिए, ये हटा रहे हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं इसका क्या है। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूला ज्यादा टफ नहीं आता है, फॉर्मूला कई बार ध्यान नहीं आता वहां पे कि ये कैसे होगा। नेशनल इनकम के भी पूछेंगे अब तो एसएससी में, तो उन्हें पता है, इतना तो पढ़ा ही होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया ना, अब लिंक यही है, जीडीपी से क्या बनाया हमने, जीडीपी से क्या बनाया, जीएनपी। तो इसमें ऐड कर दो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऐड कर दो, ठीक है ना। यानी क्या होगा, ये ऐड हो जाएगी, बात हमारी है, ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इसको ऐड कर दो, इसमें प्लस कर दो। तो डी, डी से कहाँ पहुंच गए, एन पर, ठीक। और जीएनपी को क्या बनाना है हमने, एनएनपी, तो क्या कर दो, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, क्या कर दो, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। ये देखो, ये समय नहीं है, ये वैल्यूएशन है इसकी, शॉर्ट में लिख दिया साइन से करते हुए, यहाँ तक समय आया, ये रहा, ठीक है। ये कह रहे हैं, तो क्या कहा, यही वाला तो पीछे लिखा था अभी, शॉर्ट में इसको याद करना। इसका मतलब जीडीपी से एनएनपी पर डायरेक्ट नहीं पहुंचे, अगर इसको दोबारा से लिंक के रूप में लिखें तो पहले पहुंचे जीडीपी से जीएनपी पर, फिर पहुंचे एनएनपी पर, है ना। तो इस पर पहुंचे तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये ऐड करी, और इससे इस पर पहुंचे तो क्या करा, डेप माइनस, ये लिख लेना शॉर्ट में आपके लिए, ये बस खत्म, ये फॉर्मूला, ठीक है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है ना, लेकिन एसएससी में पूछ सकते हैं, एसएससी में इसको पूछ सकते हैं कि डोमेस्टिक से नेशन, नेशन की वेल्थ कैसे ही है। तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी थी, एडम स्मिथ ने, उन्होंने इस पर इसकी चर्चा की हुई है, जीएनपी और जीडीपी की, नेशन की वेल्थ कौन सी होगी, कहाँ कहाँ से आ सकती है, देश का पैसा कैसे कैसे आ सकता है, बात मारी है। इसको और अच्छे से, अभी तो यहाँ पे किया है हमने, इसको और अच्छे से अब करेंगे ना, तब जब नेशनल इनकम करेंगे तब देखेंगे नेशनल इनकम किस में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली हमने स्टडी किया है, ब्रॉडली बहुत अच्छे से, तो बहुत बड़ा पोर्शन हो गया इकोनॉमिक्स का, यानी क्या आ गया वो आ गया मैक्रो में,
व्यस्त समष्टि में, ठीक है ना। और छोटे स्तर पर किया है, छोटे स्तर पर अध्ययन किया है, जैसे मान लो छोटे छोटे टॉपिक है, डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, तो आ जाएगा माइक्रो में। माइक्रो मतलब होता ही छोटा है, व्यष्टि, इस तरह से होता है। जब ये दोनों मिल जाएंगे ना एक साथ, नेशनल इनकम बनाएंगे, तो वो मैक्रो में आएगा, तब उसको और अच्छे से करेंगे। अभी इतना ही खत्म नहीं है ये बात, हमारी है, इसको पॉज करके लिखना। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, है ना, ये समझ में आ गया। ये कह रहे हैं हम लोग, ये कह रहे हैं, चलो ये हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही बताना जल्दी से, ऐसे ही बताना। फर्म ए है, एक फर्म ए है, ठीक है ना, उसकी जो मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू, ठीक है, मशीनरी की वैल्यू जो है वो 50 लाख है, 50 लाख है। और ये मशीनों ने जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2023 को खरीदी है सारी, ठीक है ना। फर्म ए ने, फर्म ए मशीनरी, हिंदी में मशीनरी, ठीक है ना, कीमत 50 लाख, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023, ठीक है ना, इस पे 1 अप्रैल 2023 को ये खरीदी, पास में आ गई है। अच्छा, अभी खाते के अनुसार, अभी खाते के अनुसार क्या डेट है, जो भी है 1 अगस्त 2023 को, 1 अगस्त 2023 को इसका न्यूनतम मान 4,85,000 था, 4,85,000 था, 4,85,000 था, ठीक है ना। तो मशीनरी, की मशीनरी की सकल कीमत कितनी थी, तथा शुद्ध कीमत कितनी थी, ये लो। कुछ नहीं है, बस मेन चीज देखनी है। फर्म है, ठीक है, फर्म है वो भी, हमसे कोई मतलब नहीं। मशीनरी की वैल्यू 50 लाख है, 50 लाख मशीनरी की वैल्यू है। 1 अप्रैल जो लेखा वर्ष शुरू हुआ ना, 1 अप्रैल इस साल का, 1 वर्ष 2023, मतलब 1 अप्रैल 2023 को लेखा वर्ष स्टार्ट, 1 अगस्त को इसका न्यूनतम मान पता क्या होता है, मिनिमम वैल्यू कितनी मिनिमम जा सकती है इसकी वैल्यू, जाते जाते अगर पहुंचे मिनिमम वैल्यू तो 4,85,000 पहुंची, कितनी, 4,85,000, ठीक है। तो मशीनरी की सकल कीमत कितनी तथा शुद्ध कीमत कितनी होगी। अब देखो, इंग्लिश में इसका टर्म बस ये है कि मशीनरी की ग्रॉस वैल्यू क्या है, ग्रॉस वैल्यू, और नेट वैल्यू कितनी है, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू कितनी है मशीनरी, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू कितनी है। तो ग्रॉस तो वो होती है जिसकी कीमत अभी है हाथ में, जिसकी कीमत अभी हाथ में है, ठीक है ना। तो क्या हो गई, अब ग्रॉस होती अभी हाथ में, कहने का मतलब है जितनी घट कर आई, जितनी घट कर आई। सकल तो थी उसकी जो हमने पहले थी, जो हाथ में थी, कितनी थी सकल, सकल तो डायरेक्ट 50,000 है, वो सॉरी 50 लाख, 50 लाख है सकल, ठीक है ना। शुद्ध बोल रखा है, तो शुद्ध कीमत कितनी है। अच्छा, एक और था, हाँ, तथा घटी कीमत भी बताएं, इसको मूल्यह्रास बताएं, मूल्यह्रास। तो नेट वैल्यू कितनी है, शुद्ध मान, है 4,85,000, नेट वैल्यू कितनी आ गई, नेट वैल्यू ये रही 4,85,000, और इसके बीच का जो गैप है ना, कितने का है, 15,000, ठीक है, 15,000 नहीं, कितना हो गया है, लगा लो चलो, कितना हो गए, 45,000, 45,15,000 है ना, 45,15,000, 45,15,000,
ऐसे हो गया, बात समझ आ रही है, इस तरह से है। तो ये क्या होगा, ये तो शकल हो गई, शकल क्यों, ये शकल होता है जो कभी भी चेंज होगी, अभी ग्रॉस में है, नेट नहीं है, नेट ये हो गई जो अभी हाथों में है, नेट शुद्ध, ठीक है। नेट नेट का जो है अकाउंट, अगर हम कॉमर्स की बात करें तो नए साल में दोबारा दोबारा बनेगा नेट, और अगले टाइम के लिए ये भी ग्रॉस हो जाएगी, बात में ये भी ग्रॉस हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं आपसे, अब जो हमारे पास है वो कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई हमारे पास, इतनी इतनी वैल्यू हो गई, बात आ रही है, ये मैं कह रहा हूं आपसे। ये तो एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ, एसएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ये, है ना, शुद्ध, इसी में आंसर था, बस एक में माइनस करना था, थोड़ा सा बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया कि भाई ये कैसे होगा। चलो अब अगर इनकम की बात करें तो, विदेशों की इनकम की बात करें तो, फॉर्मूला जो हमारे पास था, विदेशी इनकम की बात करें तो क्या होगा, जैसे हमने कहा भारत की 2023 लेखा वर्ष में, 2023 लेखा वर्ष में, इंग्लिश में भी बता दूंगा, थोड़ा हिंदी में लिख रहे हैं, लेखा वर्ष में विदेशों से आए, विदेशों से आए, विदेशों से आए 1,00,000 करोड़ है। एग्जाम्पल के तौर पर है, कोई हाइपोथेटिकल वो नहीं है। भारत की 2023 की लेखा वर्ष में विदेशों से आय इतनी है, ठीक है, विदेशों से आय इतनी है, तथा भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की, तथा भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल सकल कीमत, कुल सकल कीमत, कुल सकल कीमत 1,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ है। भारत की सकल राष्ट्रीय आय बताएं, बताइए, ये भारत की सकल राष्ट्रीय आय बताएं। भारत की, अब देखो, इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 2023 की इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इंडिया की, इंग्लिश में नॉर्मल टर्म, इंडिया की 2023 की फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, 1 अप्रैल 31 मार्च वाला, विदेशों से आए इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है वो इतनी है, करोड़ है, 1,00,000 करोड़। भारत की वस्तु एवं सेवाओं की कीमत, वस्तु सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी कुल सकल कीमत कितनी है, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू है 1,000 करोड़, 1,000 करोड़। तो भारत की सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनपी बताएं, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बताएं, क्या इसमें जीडीपी दे रखा है और क्या इसमें आईएफए दे रखा है, जीडीपी और आईएफए अगर दे रखा होगा तो बहुत आसान फॉर्मूला है, दोनों को जोड़कर हम लोग जीएनपी निकाल देंगे, दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, जीएनपी निकाल देंगे, बात समझ रही है। यानी कहने का मतलब है, हम क्या कह रहे हैं, भारत की जितनी भी विदेशों से आए हैं, विदेशों से आए क्या है, विदेशों से आए हैं, यानी इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है वो है 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ है, विदेशों से आए 1,00,000 करोड़ है, ठीक है, विदेशों से आए 1,00,000 करोड़ है। और जीडीपी, जीडीपी ये कितनी है, रुपीस 1,000 करोड़, ये मैंने ऐसे लिख दिया, बहुत कम है लेकिन मैंने ऐसे लिखा है, 1,000 करोड़ है। निकालना क्या है, जीएनपी, जीएनपी, और जीएनपी कैसे निकलता है, जीडीपी में प्लस कर देते हैं, जीडीपी प्लस आईएफए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से आए जोड़ देते हैं, जीएनपी बन जाता है। तो जीडीपी कितना था, 1,000 करोड़,
प्लस 1,00,000 करोड़, ठीक है, 1,00,000 करोड़। तो ये हो जाएगा 1,01,000 करोड़। ये होगा 1,01,000 करोड़, सब ठीक है ना। 1,01,000 करोड़ ये हो गई जीएनपी, यानी भारत की खुद की वस्तुओं सेवाएं, भारत की घरेलू सीमा, याद रखना, भारत की घरेलू सीमा जो है, भारत की घरेलू सीमाएं बनी जो भी हैं प्लस विदेशों से हैं, दोनों जुड़कर कितनी हो रही हैं? 1,01,000 करोड़ रुपए, 1,01,000 करोड़ रुपए हो रही है। ये जीएनपी है भारत की। इसमें एक छोटा सा टर्म आता है, ये तो 2 क्वेश्चन करके समझाया, छोटा सा क्वेश्चन आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। देखो फैक्टर कॉस्ट जो होती है, फैक्टर्स जो होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें लगी, रॉ मटेरियल जो है, चलो इसको देख लेना एक बार, इसको देख लेना, ठीक है ना, उसके बाद आगे करेंगे। ये हो गया, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर विश आगे देखेंगे इसको, है ना। चलो इसको हटाते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई फैक्टर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दो चीजें हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दो चीजें हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से। फैक्टर तो ऐसा हो गया कि जो भी वस्तु बन रही है उस पर कौन कौन सी चीजें उसके लागत में इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें उसके लागत में इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे पेन बन रहा है, कौन कौन सी चीजें होगी इस्तेमाल, उसको हम देखेंगे, पास में आ रही है, उसको देख लेंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट की, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं किसी वस्तु को बनाने में, कौन कौन से फैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं किसी वस्तु को बनाने में, ठीक है, किसी वस्तु को बनाने में कौन कौन से फैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे मान लो पेन, पेन बनाया, पेन में प्लास्टिक यूज हो रही है, इंक यूज हो रही है, ठीक है ना, बॉडी प्लस उसकी बॉडी, ये है ना, बॉडी प्लास्टिक मतलब टोटल मिला के, तो ये पेन, इससे पेन बन रहा है। इनकी जो जो कॉस्ट होगी ना, जो जो कॉस्ट होगी, जो जो कीमत होगी, वो फैक्टर कॉस्ट है। ये रॉ मटेरियल है हमारे पास, क्या है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है, यानी रॉ मटेरियल क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल को क्या बोलेंगे, कच्चा माल, ठीक है ना। पेन बन रहा है, पेन किससे बन रहा है, प्लास्टिक से, प्लास्टिक से, इंक से, स्याही, स्याही लिख दो चलो, स्याही से, और बॉडी, बॉडी मतलब उसके खोल से, जिससे खोल से बन रहा है वो, इनकी जो भी कीमत होगी वो जुड़ के किसकी कीमत बन जाएगी, पेन की, ठीक है ना। अच्छा यही फैक्टर कॉस्ट है, यही फैक्टर कॉस्ट है, लेकिन जो इसकी कीमत है सबकी अलग अलग कीमत, यही कीमत जुड़कर क्या बन जाएगी, कीमत जुड़कर क्या बन जाएगी, कीमत जुड़कर बन जाएगी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट बन गई। अच्छा फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग टैक्स वगैरह भी ऐड कर दें तो, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, टैक्स जिसको जीएसटी बोल दिया आप, जीएसटी, तो वो बन जाएगी मार्केट वैल्यू, क्या बन जाएगी, मार्केट वैल्यू या मार्केट कॉस्ट, ये कह रहे हैं हम, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो रॉ मटेरियल है उसमें जो जो चीजें लग रही है, रॉ मटेरियल मतलब जो सामान बना आया और उससे मिलकर कोई सामान बना है, तो उसकी टोटल कीमत कितनी है, उसकी टोटल कीमत कितनी है, ठीक है। मार्केट कॉस्ट बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स, जीएसटी, है ना। टैक्स में पहले आता था ना वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, अब जीएसटी हो गया है, वो मैं कह रहा हूं आपसे,
बात में आ रही है, वो कह रहा हूँ आपसे। तो हम क्या कह रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट हो गई, मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट होती है जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी है जिस पर वो सामान बना। अभी ये गुड्स है, ये गुड्स है, पेन तो रेडी हो गया ना, गुड्स है, रेडी टू यूज है, तो ये पेन हो गया। प्लास्टिक इंक बॉडी, इसको मिला के क्या बना, पेन, ठीक है। इनकी कीमत जुड़ के क्या हो गई, मार्केट कॉस्ट, ये होता है। तो बाजार कीमत जो होती है, हम बोल दें मार्केट कॉस्ट जो होती है, मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट जो होती है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस। टैक्सेस क्या, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, जो भी बना उसको ऐड करके ये होता है। बस भाई टैक्स में, तो मार्केट में अभी वैल्यू क्या चल रही है, तो वो उसके टैक्स पर निर्भर करेगी। किस पर, उसके टैक्स पर। ठीक बात हो गई, ये कह रहे हैं हम लोग, है ना। ये बहुत जरूरी है, कोई वस्तु फैक्टर कॉस्ट पर निकल रही है, मार्केट कॉस्ट पर निकल रही है, ये है ना। यानी कोई भी वस्तु जिसका रॉ मटेरियल 10 रुपए का है, अगर उस पर 2 रुपए टैक्स लग रहा है तो मार्केट वैल्यू 12 बनेगी उसकी, ये है। समझ में आ रहा है ना। यानी कोई वस्तु अगर हम एफसी पर खरीदें तो जाहिर सी बात है वो उसके रेट थोड़े से डाउन होंगे, लेकिन बनकर तैयार, तभी कहते हैं ना फैक्ट्री से खरीदो, फैक्ट्री में टैक्स नहीं लगा। नहीं समझे, फैक्ट्री में कोई सामान बना, फैक्ट्री में कोई सामान बना क्यों सस्ता होता है, मेन मार्केट में फैक्ट्री है, होलसेल मार्केट में फैक्ट्री है, उस पर सामान बनता है बहुत सस्ता होता है। कारण मार्केट में अभी गया ही नहीं, बन के पहुंचा ही नहीं। मार्केट में जैसे ही जाएगा तुरंत टैक्स लगना चालू, और जैसे ही टैक्स लगना चालू है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ा देगा, वही क्या होगी उसकी मार्केट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। तो फैक्टर कॉस्ट कम होता है, मार्केट कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। क्यों, इसमें टैक्स इंक्लूड होता है, टैक्स इंक्लूड होता है इसलिए मार्केट कॉस्ट, ठीक है। ये कह रहा हूं मैं, यहां तक समझ आई बात, यही तो होता है। यानी फैक्ट्री से फैक्टर कॉस्ट, तभी फैक्ट्री से, फैक्टर से क्या बना है, फैक्ट्री। नहीं समझ आया, इसी फैक्टर से क्या बनाया है, फैक्ट्री। फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब ही है जो जो फैक्टर उसमें यूज हुए हैं ना उसकी कीमत बता दो, बस वही है, वही फैक्ट्री में कीमत होगी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, उसी को बता दो, वही बस फैक्ट्री में यूज होंगे, है ना। देखो इसको ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ। मार्केट कॉस्ट जो होगी उसमें फैक्टर कॉस्ट टैक्सेस प्लस हो जाता है, इस वजह से क्या बन जाती है, इसी फैक्टर से फैक्ट्री बनी है। यानी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाया गया है, उसको मिलाकर, उसको बनाकर एक गुड्स तैयार हुआ है जो मार्केट में नहीं गया है, मार्केट में जाती उसकी वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। क्यों, उस पर टैक्स इंक्लूड हो जाएगा। इस तरह से होता है, ये पूरा प्रोसीजर है। ये इसलिए समझाया क्योंकि इसकी अलग अलग निकलेगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट, नेट इनकम फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, मार्केट कॉस्ट, अलग अलग निकलता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो एसएससी वगैरह इन सब में वनडे एग्जाम में आता है उसी को टच करेंगे, क्योंकि टॉपिक तो बहुत वास्ट है। टॉपिक तो यही वाला खत्म नहीं होगा, कॉस्ट वाला, लागत वाला, ठीक है ना। इस तरह से ये समझ आया कि नहीं आया, क्या कह रहे हैं, समझ आ गया। इसको देखो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आया क्या कह रहे हैं, ये है। अच्छा, क्या कहा हमने, हमने कहा फैक्टर कॉस्ट पे देखो, फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग टैक्सेस ऐड कर दें तो मार्केट कॉस्ट बन जाएगी, उसी की बात कर रहे हैं। अब इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पॉज करके लिख लेना एज पर योर विश। और फैक्टर से ही फैक्ट्री बना हुआ है। अब कहोगे ये आपने इतना बताया, इसकी क्या आवश्यकता थी, ठीक है ना। तो सोचना ही मत ऐसा, बहुत जरूरी है इसलिए बताया है, ठीक है ना। इस पर निकलेगी अलग अलग, अलग अलग इनकम निकलेगी, फैक्टर पे क्या होती है, मार्केट पर क्या होती है, अलग अलग इनकम निकलेगी इसकी, खाली कहने की चीजें नहीं है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड मार्केट पर भी निकलेगी और फैक्टर पर भी निकलेगी। इसका एक क्वेश्चन तो आया हुआ है, क्योंकि अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन थोड़े से हार्ड कर दिए उन्होंने, एसएससी वालों ने। थोड़े से हार्ड क्या मतलब, पहले के मुकाबले, कि अब बच्चा इतना तो जानता ही, इतने रिसोर्सेज हो गए हैं, बच्चा पढ़ ही रहा है तो जवाब दे ही देगा, खुश हो जाते हैं वही बच्चों से, ठीक है। बात समझिए, तो मैं कह रहा हूँ आपसे, तो हमने क्या कहा कि फैक्टर इनकम जो था उसको हमने देख लिया, फैक्टर इनकम, फैक्टर कॉस्ट पे देख लिया, ये हो गया। थोड़ा सा डिमांड सप्लाई का हमने बताया था आपको, प्राइस से कैसे रिलेटेड है, प्राइस से कैसे रिलेटेड है। प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ सकती है अगर और चीजें समान रहे, हाँ हो सकता है ऐसा। प्राइस घटेगा ना तो डिमांड क्या होगी, बढ़ सकती है।
ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन किन के लिए, थोड़ा सा टॉपिक बता रहा हूं मैं, किन के लिए, एक प्रकार के गुड्स के लिए, एक प्रकार के गुड्स के लिए। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको, सुनो। हम बात कर रहे हैं प्राइस और डिमांड की, हम बात कर रहे हैं प्राइस और डिमांड, मांग और कीमत। यदि और बातें समान रहे तब, और बातें क्या थी, नेचुरल डिजास्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट टैक्स, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। और बातें समान रहे तो, बात समझ रही है, ये कह रहा हूं मैं। तो क्या इसमें हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें, इसमें ये होगा और बातें समान रहने पर, है ना, और बातें समान रहने पर इसमें ये होगा कि कीमत और मांग में, कीमत और मांग में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है, या हमेशा होता है कि प्राइस घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी, अपोजिट रिलेशन, या पी बढ़ गया और डी घट गई, डी घट गई, है ना। सोचने वाली बात है ये, इसको भी देखेंगे। अब हम इनकम से करते हैं, इनकम, इनकम बढ़ गई तो डिमांड घट गई, या इनकम घट गई तो डिमांड बढ़ गई। देखो ये तो जो होगा ना, ये नॉर्मल गुड्स में भी हो सकता है, गुड्स भी कई तरीके के बता रहा हूँ, ये नॉर्मल गुड्स में भी हो सकता है। किसमें, नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, इसमें भी हो सकता है, सामान्य वस्तुओं में। लेकिन ये केस जो इनकम वाला है वो कैसे हो, इनकम वाला जो है, इनकम बढ़ गई तो डिमांड घट गई, इनकम बढ़ने पर डिमांड घट रही है, तो ऐसे कौन से सामान होंगे, नॉर्मल है, ज्यादा नहीं सोचना। हमारे आसपास हमारी इनकम बढ़ रही है तो कौन सी चीजों की डिमांड हम घटा देंगे, जो हमारे लिए घटिया होंगी। घटिया वर्ड मतलब, कहने का मतलब है थोड़ी सी सही नहीं होंगी हमारे लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है ना। तो वही वाली बात है, देखो इसको ऐसे दिल पे नहीं लेना चाहिए, मैं वैसे ही जनरल क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अंबानी का जो खाना है वो अलग है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं 3 लाख की चाय, सुनने में आता है, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट्स में दिखा देते हैं, अब जो होता होगा तो पता नहीं, कि 3 लाख की चाय पीते हैं, चाय तो वही है, ऐसा क्या होता होगा जो 3 लाख की है। हम भी चाय पीते हैं वही 10 वाली, 15-20 वाली, है ना। तो क्या है इसका मतलब, इनकम घटी तो डिमांड घट गई, यानी अंबानी को देखते हुए अगर हम लोग करें, वैसे तो किसी भी कोई भी आवश्यकता पूरी नहीं होती है, आवश्यकता खत्म होती नहीं है। इनकम बढ़ी तो डिमांड घटी, यानी कि जो सामान्य वस्तु होंगी ना, सामान्य वस्तुएं, उसमें तो ऐसा नहीं होगा, ये गिफ्टन हो जाएंगी, गिफ्टन गुड्स। अब गिफ्टन गुड्स क्या है, घटिया किस्म के वस्तुएं, घटिया, घटिया किस्म की वस्तुएं, समझ में आ रहा है, घटिया किस्म की वस्तुएं होंगी। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये दोनों के दोनों इसी में आते हैं केस, गिफन में। सोचो ना, घटिया किस्म की वस्तुएं तो इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी, कई बार टेंस टू जीरो हो जाती है, बिल्कुल जीरो नहीं बोलेंगे, टेंस टू जीरो, कि जीरो ही है, हम नहीं लेंगे। इनकम बढ़ गई तो, इनकम बढ़ गई तो हम 100 रुपए किलो वाले चावल खाएंगे, 150 वाले, 200 वाले, 300 वाले, इस तरह से है ना। ऐसी इनकम घट, ये इनकम है आई, ठीक है ना, इनकम है, ये प्राइस था और ये डिमांड है, ठीक है ना, ये प्राइस था और ये क्या है, ये इनकम है ना। तो ये नॉर्मल गुड्स और गिफन गुड्स, एक होते हैं सब्सटीट्यूशनल गुड्स या सब्सटीट्यूट्स, सब्सटीट्यूट्स गुड्स। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन वाली वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। ये दोनों केसेस क्या है, ये नॉर्मल गुड्स का है, सामान्य वस्तुओं का, और ये क्या है, गिफन का है, दोनों ही एग्जांपल, ठीक है। एक सबसे प्रतिस्थापन वस्तु आती हैं, ये वो वस्तुएं होती हैं जो अगर एक के प्राइस ज्यादा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है ना। यानी गुड वन है, गुड्स वन है, गुड्स टू है, गुड्स वन है, गुड्स टू है, अगर इसके प्राइस बढ़ गए तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इसकी डिमांड घट जाएगी,
ऐसे साइकिल चलती है गुड्स वन की। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, जैसे हमने कहा चाय 250 रुपए की है, 250 रुपए किलो है, मान लो ऐसे ही केजी है ना। और कॉफी जो है वो 320 रुपए पर केजी है। फर्क तो है, फर्क तो है। अब हम कहाँ अपने टेस्ट की चीज खा पाते हैं, इनकम पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए बांट दिया गया 3-4 चीजों में, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। लेकिन अगर मैं कह दूं चाय की कीमत लगभग, अच्छा ये मिनिमम वाली लेके चल रहा है, मिनिमम, ठीक है, जो अपनी रेंज में है 1300-1500 वाली थी, हमने कहा इसकी एकदम से कीमत हो गई है 300 रुपए। कितनी हो गई है? 300 रुपए। अब थोड़ी बहुत पॉपुलेशन के कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा स्किप करके यहाँ आ जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं यार 300 रुपए मिल रही है, 20 रुपए डाल के एक बार कॉफी का टेस्ट लिया जाए, है ना, होता है ना। हालांकि बहुत सारी चीजें टेस्ट पर भी निर्भर करती हैं, कई लोगों को तो कॉफी पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं, हम कॉफी पियेंगे ही नहीं, तो वो भी एक प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। लेकिन हम इनकम और डिमांड और प्राइस को लेते हुए चल रहे हैं, तो क्या होगा, वो कहेंगे नहीं 20 रुपए और डाल के, 20 रुपए तो ज्यादा हो ना, एक किलो चाय वो आ रही है, कॉफी आ रही है, तो कॉफी हम लोग ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कॉफी ट्राई करेंगे। नहीं, बहुत सारी पॉपुलेशन स्किप होकर कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो ये वाला केस कौन सा हुआ, ये हुआ सब्स्टिट्यूट गुड्स का, प्रतिस्थापित वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, ठीक है ना, प्रतिस्थापित कर दिया। यानी गुड वन का प्राइस अगर ज्यादा है तो उसकी डिमांड घट गई, इसका प्राइस ज्यादा हो गया था ना, पी ज्यादा हो गया था, तो इसका डी घट गया, है ना, इसका डी घट गया, और इसका डी जो हो गया ऑटोमेटिकली बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जो चाय काम करती है लगभग लगभग वही कॉफी करती है, रिफ्रेशमेंट ही तो चाहिए, ये है, बात में आ रही है। और चीजों में मत अपना लेना इसको कि वो वाली पीते हैं तो क्या, ये वाली पीते हैं तो क्या, ऐसे ये हो गया, ठीक है ना। ऐसी बातें नहीं करते हम लोग, टीचर हैं, मतलब मैं वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ, है ना। आजकल यूट्यूब पे चलता है ना भाई, ये वाली लो, वाली लो, ऐसे, हम लोग तो बहुत सीधे साधे हैं। ये हो गया 300 रुपए 1 किलो जो है, ये 300 रुपए, क्योंकि 320 तो उन्होंने कहा स्किप कर देते हैं, इवन बल्कि 300 पे नहीं 280 पे भी सोचेंगे वो, कि कोई बात नहीं एक बार करके देखते हैं, 280 है तो कॉफी रिप्लेस करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है ना। ऐसे ही आप केमिस्ट पे जाओ ना, दवाई मांगने, कई बार वो दवाई नहीं मिलती, वो कहता है इसका सब्स्टिट्यूट दे दूं। सब्स्टिट्यूट मतलब कंपनी दूसरी होगी, काम वही करेगी, दवाई कंपनी दूसरी होगी, काम वही करेगी। देखो उसको, मैं हट गया हूँ, क्या यही है ना, क्या कहना है, कंपनी दूसरी होगी और काम वही करेगी, तो उसका सब्स्टिट्यूट दे देते हैं। यानी कि या तो वो अवेलेबल नहीं है या उसका प्राइस ज्यादा है, तो दूसरा, दोनों चीजें होती हैं। अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे हमने कहा एक मेडिसिन एक्स है, एक वाई है, हमने कहा कि भाई उनको दिए पैसे, हमारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है ना, हमने 100 रुपए दिए, उन्होंने कहा नहीं यार ये वाली तो नहीं है, 100 रुपए की नहीं है, ठीक है ना, 100 रुपए की नहीं है, 120 की है। हमने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इसका हम सब्स्टिट्यूट दे देते हैं आपको, ये 95 की है। तो हम खुश हो गए, हमने कहा सब्स्टिट्यूट क्या, उन्होंने कहा कंपनी तो दूसरी है लेकिन ये काम वही करेगी, तो उसी इनकम में, उसी प्राइस में, बल्कि 5 कम में हमें दूसरी चीज मिल गई, सब्स्टिट्यूट। बात समझ आ रही है। तो दो चीजों, सब्स्टिट्यूट गुड्स दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, इतनी चीजें घुमा के यहाँ पे लाए आपको। सब्स्टिट्यूट गुड्स डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, एक तो एबिलिटी ऑफ रिसोर्स और प्राइस, बस। लेकिन अन्य बातें समान रहने पर, ये भी ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं ना, वो 2 चीजों पर निर्भर करते हैं। मैं लिख देता हूँ, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है ना, प्रतिस्थापित वस्तु है। किस पर निर्भर करते हैं? 2 चीजों पर डिपेंड, एक तो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, एक तो अवेलेबिलिटी माने उपलब्धता, और एक क्या होगा, प्राइस, कीमत, ठीक है। एक तो अवेलेबिलिटी होगा, उपलब्धता, एक प्राइस, कीमत, ठीक है ना, इस तरह से होता है। ये है, ये समझ आया कि नहीं आया? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए है, यहां तक समझ आया कि नहीं आया जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये कह रहा हूँ। तो इस तरह से होता है, प्रतिस्थापित वस्तुएं, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, कीमत, प्राइस हो गया, डिमांड, है ना। ये पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा है, ये पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा है आपको। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स में तो कुछ नहीं, नॉर्मल है,
प्राइस बढ़ता रहेगा, डिमांड घट जाएगी, या कभी कभार सेम भी रहती है, दो ही केस होते हैं। ठीक है, टमाटर वाले नॉर्मल गुड्स क्यों है, सबको खाना है, टमाटर कोई सब्सिट्यूट किसी के लिए नहीं, कितने भी अमीर बन जाओ, खाओगे तो रोटी ना, पत्थर नहीं खाओगे, सोना नहीं खाओगे, चांदी नहीं खाओगे, वही वाली बात है। तो नॉर्मल गुड्स हो गए, समान वस्तु है, तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाती है नॉर्मल चीजों की। अच्छा याद रखना, और चीजें समान रहने पर, मतलब हम बहुत बड़े बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी गिफ्ट वर्ड्स, ये गुड्स की, गिफ्ट गुड्स मतलब घटिया किस्म की वस्तुएं, और इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब 1 किलो, ये हमने समझाया था 1 किलो 280 320, तो थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए या थोड़ा सा स्विच करने के लिए कुछ पॉपुलेशन नंबर ऑफ पर्सन होंगे जो स्विच कर जाएंगे चाय से कॉफी की तरफ, ये वाला है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रतिस्थापन वस्तुएं, गुड्स 1 गुड्स 2, प्राइस बढ़ने पर ही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं जो होती हैं, वो दो ही चीजों पर निर्भर करते हैं, एक तो अवेलेबिलिटी पर और एक प्राइस पर। प्राइस का हमने ये बता दिया, अवेलेबिलिटी का ये बता दिया। अवेलेबिलिटी यूज होती है मेडिसिन में, किसमें, मेडिसिन में। ठीक है, मेडिसिन मतलब औषधि। ठीक है, तो औषधि वाली थी नहीं, ये उन्होंने कहा कि दो ही हो सकते हैं, या तो थी नहीं या फिर प्राइस कम, मतलब प्राइस ज्यादा था, आपके पास कम है पैसे। ठीक है, तो कहते हैं ये ना लेके ना ये वाली ले लो। इकोनॉमिक्स में आप कहोगे, यहाँ से भी शाणे हो सकते हैं स्टूडेंट, कहेंगे उधार, उधार इसमें नहीं आता, इकोनॉमिक्स में इमोशन वाली चीजें नहीं है, बाद में देना, ये देना वो देना, वो होता है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो दो ही चीजें, एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है या प्राइस, तो प्राइस को हमने यहाँ देखा, अवेलेबिलिटी को यहाँ देखा, ये समझ आया कि नहीं आया, ये कह रहे हैं। इस तरह से ये तीन चीजें गुड्स प्रकार की। गुड्स कितने प्रकार के, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये हो गया। यहाँ तक समझ आया, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, एज पर योर विश, जैसा अच्छा लगता। बात समझ में आई, जैसा अच्छा लगता। इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलो ये हो गया, यहां तक सुनाई। अब डिमांड प्राइस है ना, डिमांड प्राइस और इनकम, इसमें हमने देखा, और उसको देखते हुए हमने गुड्स भी देख लिए कितने प्रकार के और क्या क्या फर्क होता है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको एक लाइन में लिख देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे कि भाई, अब मैंने कहा है कि डिमांड, इनकम और प्राइस, डिमांड, इनकम और प्राइस, इसको हमने एक लाइन में लिख के पूरा वो खत्म कर देते हैं, एक लाइन में लिख के। तो हम क्या कह रहे हैं, सुनिए, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल। ठीक है ना, पहला केस, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होता है, ये पक्का है। इनकम जो है, इनकम कांस्टेंट है तब भी, इनकम कांस्टेंट है तब भी। ठीक है, सेकंड, सेकंड, इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, इंक्रीज होगी, प्राइस कांस्टेंट है, तो डिमांड, डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है, नॉर्मल गुड्स यानी सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं। ठीक है ना, इनकम कांस्टेंट मतलब आय जो होगी वो क्या होगी, स्थिर होगी आय, स्थिर। ठीक है, ये कीमत है, ये मांग है, ये मांग है, ये कीमत है, तो कीमत क्या है, स्थिर, और ये आय है नॉर्मल गुड्स की। खाली नॉर्मल गुड्स की लिखा रहा हूँ, फिर बाकी लिखा देंगे। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, एक तो ये केस है, ये वाला, ये। ठीक है, नॉर्मल गुड्स में डिमांड बढ़ेगी, कीमत घटेगी, इनकम कांस्टेंट रहने पर ऐसा होगा। ठीक है, इनकम कांस्टेंट रहने पर ऐसा होगा। और एक ये केस है, एक ये केस है नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये है, बात समझ आ रही है। ठीक है, और प्राइस बढ़ जाएगा, तीसरा ही केस है, तीन ही केस पॉसिबल है, मांग,
पी प्राइस कीमत और इनकम आय, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, इनकम कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, तो क्या होगा, डिमांड घट जाएगी। नॉर्मल वस्तु की बात है, तीन ही केस पॉसिबल है नॉर्मल। ठीक है, ये आपके सामने है, इसी को हमने पहले बताया था। ठीक है, इसी को पहले बताया था, इसी को चार्ट में बता दिया है। सामान नॉर्मल वस्तु की बात हो रही है, गिफन गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स उसके केस जो होगा वो बाद में देखेंगे। पास में ये है, इससे एक लिंक बन जाता है, तीन चीजें हैं। ठीक है, डिमांड कांस्टेंट नहीं हो सकती है, ठीक है ना, डिमांड कांस्टेंट नहीं होगी, घट बढ़ सकती है, ऐसा नहीं कि हर बार ये होगा। प्राइस भी कभी कभार रहता है, लेकिन क्या होगा, हर केस में नहीं रहेगा, इसलिए इसको देखो चेंज करा गया है। यहाँ पे घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कांस्टेंट हो रहा है। कांस्टेंट मतलब कुछ समय, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं, विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम, विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय अंतराल में, कुछ समय अंतराल में, ठीक है ना, ये है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसको देखो मैं हट गया हूँ, तीन ही केस हैं ये, तीन ही केस हैं ये, सब जो हो गए नॉर्मल गुड्स के एग्जांपल हो गए। फिर हम लोग पता क्या है, गिफन गुड्स, नॉर्मल गुड्स के एग्जांपल हो गए, फिर गिफन गुड्स और क्या कहते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट गुड्स का और देखेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो वैसे देख लिया था, दो ही चीजों पे होगा, अवेलेबिलिटी और प्राइस पर। ठीक है, अवेलेबिलिटी और प्राइस पर, ये गुड्स अवेलेबल है कि नहीं है, वो उपलब्धता है या नहीं, ठीक है ना, गुड्स की उपलब्धता है या नहीं, और उसकी कीमत कितनी है, कम या ज्यादा, इस प्रकार से। तो ये तीन केस हो गए, हमने लिखा केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट में ऐसा होता है, केस सेकंड हो गया, केस थर्ड हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, है ना, तीन केस हो गए, समझ में आए। ये हमने सिर्फ किसको लेके चले हैं, नॉर्मल गुड्स को लेके चले हैं, याद रखें। सब्स्टिट्यूट गुड्स का चलो मैं फिर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, दो ही केस इसमें है। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ, देखो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर घटेगा तो, इनकम भले ही कांस्टेंट हो, इनकम क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है, आय स्थिर हो, आय स्थिर हो, मांग बढ़ेगी, कीमत घटेगी, आय स्थिर हो, तो आय क्या हो, स्थिर हो, किसकी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की, प्रतिस्थापित वस्तुओं की। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, मैं कह रहा हूँ, ठीक, प्राइस, है ना, बाकी क्या होगा, बाकी डिमांड क्या होगी, घटेगी, जब प्राइस बढ़ेगा, आय स्थिर रहेगी तो, आय स्थिर रहेगी तो, आय दोनों में स्थिर है, सेम, ठीक है ना, सेम, इनकम कांस्टेंट, ये बात हो रही है। ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, ये एक की डिमांड दूसरे की डिमांड मिल जाती है, बस याद रखना, ठीक है ना, ये डिमांड ये बन जाएगी और ये वाली ये बन जाएगी, केस फर्स्ट, केस सेकंड, सब्स्टिट्यूट गुड्स में यही है, ये अलग था, ये ऊपर अलग है नॉर्मल गुड्स का, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का इधर। ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस घट जाएगा, आय, इनकम कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, डिमांड घट जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, इस प्रकार से ऐसे होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये होता है सर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है, वही हम कह रहे थे ना, एक तो, लेकिन दोनों में क्या चेक होगी, अवेलेबिलिटी और, अवेलेबिलिटी और प्राइस चेक होगा, अवेलेबिलिटी और प्राइस, ठीक है, अवेलेबिलिटी और प्राइस चेक होगा, यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी चेक होगी, ध्यान रखना, उपलब्धता, ठीक है, अवेलेबिलिटी भी चेक होगी, उपलब्धता,
उपलब्धता, ठीक है ना, ये भी चेक होगी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया मैं जो कह रहा हूँ आपसे, ये है, ठीक है ना, इस तरह से होता है। अब इसको देखो आप, इसको स्क्रीनशॉट लेना, बहुत बढ़िया चीजें हैं, या नोट कर लेना एज पर योर विश, ठीक है। तो आज की क्लास में ये हमने जो किया है, इसका रिवीजन मस्ट है। अब जो क्लासेस बढ़ती जाएंगी आगे ना, हर चीज एक फॉर्मूले पर आधारित है, तो इकोनॉमिक्स में भी फॉर्मूले चल रहे हैं, कुछ फॉर्मूले भी कराए थे, बहुत छोटे थे, लेकिन जब नेशनल इनकम करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लेना, पिछली क्लास का रिवीजन कर लेना, जैसे कि हमने बताया था रिवीजन तो है ही, रिवीजन की होती है। और अगर क्लास बाय क्लास हम रिवीजन करते रहते हैं तो हमारा एक लिंक बनता रहता है कि ये क्लास इस पर डिपेंड थी, फिर आगे ये है, ऐसे है, ऐसे। ये नहीं कि भाई 7वीं क्लास हुई तो एकदम से हमने जगह और देखा 7वीं क्लास ये है, अच्छा इसमें ये होता है, नहीं, शुरुआत से करोगे तो ही, जैसे कोर्स दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के हिसाब से ही करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, और क्वेश्चन समझ में आने के साथ साथ पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे हम भी, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम से कोई टॉपिक उठाया फिर 10वां चैप्टर में से, या फिर कोई लेक्चर हो गया उसमें उठा लिया और वो कर लिया, ठीक है। ऐसे टॉपिक हो सकते हैं कि भाई आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली, उसके बाद कोई टॉपिक अच्छा लगा तो उसको दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन तरीका यही है शुरुआत से, है ना। इकोनॉमिक्स में तो खास तौर से है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में खास तौर से क्यों, क्योंकि चीज़ें डिमांड क्या होती है ये नहीं जाना, और आप डायरेक्ट जाके पढ़ रहे हैं फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड। हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में आए, लेकिन कुछ चीज़ें तो समझ में आएंगी, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, इसलिए हमने कहा था। तो देखो आज की क्लास में इतना हमारा हमारी तरफ से प्रस्तुत किया गया आपको, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलने पर हम लोग डिमांड सप्लाई के क्वेश्चन करेंगे थोड़े से, है ना। फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड कैसे होती है, प्राइस को लेते हुए, इनकम को लेते हुए किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से चेंज होती है ना। गुड्स यहाँ पर 3 प्रकार के जो हमने कर लिए वो तो कर लिए, नॉर्मल गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, गिफ्ट गुड्स, ये कर लिए। देन जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम लोग थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं कि उसका कर्व भी बनाएंगे हम डिमांड का, फ्लक्चुएट होती है कैसे, मांग की लोच जिसको बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कब ईडी 0 हो जाती है, कब इन्फिनिटी हो जाती है, कब मोर देन 1 और कब लेस देन 1 हो जाती है, केस है उसके, ठीक है ना। 0 वाला केस पूछा गया था एसएससी में एक बार 1 वाला पूछा गया था, एग्जैक्ट जो 1 होती है, ठीक है ना, ईडी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ तक ये वाली क्लास, पिछली क्लास, दोनों को लिंक करके पढ़ लेना, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो बताया आपको समझ में आएगा, फिर भी कोई समस्या दिक्कत है, मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट करके मेरे को बताएं, ठीक है, कमेंट करके मेरे को बताएं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तक नोट डाउन करें, रिवीजन करें, और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, नंबर तो आएगा ही, उस हिसाब से पढ़िए, सिलेबस को कवर कर दो, जो सिलेबस दिया गया है उनका क्राइटेरिया उसको पूरा करो, देन इसके पेपर लगाओ, और बार बार प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, जैसे जैसे स्कोर बढ़ेगा कॉन्फिडेंस आएगा, और वो जो 1 डे होगा ना आपके लिए, वो लकी भी हो सकता है, पोस्ट भी मिल सकती है क्या, लेनी ही है कहते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।